वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। नमस्कार दोस्त, कंगना रनावत का मानना है कि देश में आजादी 2014 में मिली। अच्छी बात है, लेकिन फिर इसी हफ्ते ऐसा कुछ हुआ कि कंगना की आजादी से छीन जाती है। हुआ यूं कि कंगना ने अपने आने वाले मूवी इमरजेंसी के पब्लिसिटी के लिए जानबूझ करके एक भड़काऊ बयान दे देता है। कंगना ने कहा कि अगर सुप्रीम लीडर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे तो किसान आंदोलन आउटकम फार्मिंग हो जाएंगे। जो बांग्लादेश में हुआ अराजकता, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, सत्ता पलट, सीआईए का टेक ओवर। कंगना का मानना है कि कुछ बाहरी ताकतें इंटीग्रल फोर्सेस के साथ हाथ मिला के षड्यंत्र रच रही है सुप्रीम लीडर के खिलाफ। अब यही बात इंदिरा गांधी के गुजरात में उनके चाटुकार कहा करते थे। अब ऐसा बेतुका बकवास, ऐसा बयान कभी कोई दिया नहीं है। ब्रेकफास्ट के लंच में 4 बार ऐसे बयान आ जाते हैं। आप बोलोगे इसमें नई कौन सी बात है? मैं खुद किसान हूँ। She was Bharat and all of that. I was like he should be tested for drug. जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। The first Prime Minister of India, सुभाष चंद्र बोस, ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं। लेकिन इस बार कंगना ने जो किसानों वाला बटन दबाया, इस बार बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया, करारा स्टेटमेंट में आया कि कंगना को ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी साफ साफ उन्हें हिदायत दे चुकी है कि ना वो ऑथराइज्ड है ना वो परमिटेड है। ऐसा बयानबाजी करने के लिए हाईकमान ने बुलाया ऑफिस, फिर फटकार भी लगा। एक सिटिंग एमपी के साथ ऐसा बर्ताव बहुत रेयर है, पर ऐसा हुआ क्यों? पिछली बार जब कंगना ने किसानों के बारे में बयान दिया था कि सिंह बॉर्डर पर महिलाएं बैठी है, वो 100 रुपए में मिलती है, बेसिकली बाजारू हैं, बिकाऊ हैं, महिलाओं के ऊपर इतना अपमान किया, तो इसके बाद चंडीगढ़ रिपोर्ट ने उसके गाल लाल कर। अब बीजेपी को भी समझ में आ गया कि कुछ उनके लाल कर देते हरियाणा के जाट भाई। बट इलेक्शन में अगर कंगना को चुप नहीं जल्दी कराया गया तो इनफैक्ट हरियाणा के फार्मर ग्रुप्स ने ऑलरेडी ये मांग करके रखी है कि कंगना अपने गटर बयान के लिए माफी मांगे। लेकिन कंगना तो ठहरी कंगना। पार्टी ऑर्डर के बावजूद वे बोल पड़ी कि बीजेपी कास्ट सेंसन के खिलाफ है। फिर पार्टी को टोकना पड़ा, नहीं, ये हमारा स्टैंड नहीं है, हम तो मैटर को स्टडी कर रहे हैं। हरियाणा में कास्ट इशू को लेकर काफी खिंचातानी हो रही, लेकिन कंगना बतौर कंगना ऐसे प्रवचन देती रहती है कि अपनी कंट्रोवर्सी की पड़ी होती है। बीजेपी वाले कास्ट कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, एक्चुअली में इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी हरियाणा के कांग्रेस को खोलकर चैलेंज दे रखा है कि राहुल बाबा इतना फास्ट चिल्लाते रहते हैं तो दे दो नॉमिनेट एक दलित चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। देखिए, बीजेपी हरियाणा को इस बात को लेकर काफी सीना ठोकती है कि वो बहुत ही सोचिए। इस बीच में कंगना आती है, इसलिए कह देती है कि बीजेपी के पास सैंक्शन के खिलाफ है तो अपनी पार्टी के पैर पे ही बथौड़ा मार दे। कंगना ने सोचा कि अच्छा ठीक है, पंजाब तो सिखों को करने दो केस फाइल इमरजेंसी पर और फ्री में पब्लिसिटी अगर मिल जाए तो, लेकिन मंदबुद्धि ये बात भूल गए कि हरियाणा में भी जहां एक सीट इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, वहां भी उनके पॉलिटिक्स में सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोकसभा इलेक्शंस को देखें जो अगले बार में ही देखें, वह तो उसमें 4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिसमें सिखों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र और सिरसा 20% तक वोट शेयर है वहां पर उनका। और सिख कम्युनिटी अपने टैक्स आकर हरियाणा इलेक्शंस में 15 से 20 सीटों को इलेक्शंस में कंटेस्ट करवाती है। ऐसे माहौल में सिखों को खालिस्तानी बोलने वाले, फार्मर्स को गाली बकने वाले कंगना बीजेपी के लिए एक नासूर सा बन गया। सुनने में तो ये आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि कंगना की ये जो इमरजेंसी है, जो ऑलरेडी काफी महीनों से डिले चल रही है, वो सिर्फ अब हरियाणा इलेक्शन के बाद पुश कर दिया जाए। अब कंगना कह रही है कि उसके मूवी को सेक्शन बोर्ड क्लियर नहीं कर रही है। सेंसर बोर्ड उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, लेफ्ट थ्रेट है। अब सेंसर बोर्ड पर ये प्रेशर है, ये बीजेपी पर प्रेशर है, ये कौन रोक रहा है, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी का 2024 इलेक्शन में पूरा परफॉर्मेंस के साथ हरियाणा पहला पड़ाव पर फॉर्मेट
टेस्ट होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर में इसके बारे में क्या हुआ आप तो जान ही चुके हैं। तो हरियाणा में फिर से जितना बीजेपी के स्टेटस, उनके ईगो, उनकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही रेयर हो सकता है। देखो पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता है, ना हमारी जनता की किसी को परमानेंट जनरेट करती है। 2019 का अगर आप लोकसभा इलेक्शन देखेंगे, बीजेपी ने हरियाणा के लोकसभा में 10 में से 10 सीट जीती थी टोटल नंबर। फिर 2024 में इलेक्शंस में सारा खेल पलट जाता है। बीजेपी को 10 में से केवल 5 सीटें मिलती है, जबकि आशा तो 10 की थी। और उसकी ऊपर सबसे बड़ी परेशानी, लोकसभा इलेक्शंस के तुरंत बाद कुछ ही महीनों में हरियाणा से इलेक्शंस, तो उतनी बड़ी गैप के बावजूद भी बीजेपी को 90 में से सिर्फ 40 सीट मिली थी। सरकार बनाने के लिए रिषभ चौटाला के बीजेपी के साथ अलायंस करने के साथ लोकसभा में तो एमपी अभी है, हरियाणा में तो अभी एनडीए है। योगेंद्र यादव कुछ लोगों में से जिन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शंस का सही आकलन किया, उन्होंने इस बार भी कहा कि बीजेपी इस बार हरियाणा में बैकफुट पर है, कि बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती है, लेकिन हाँ कांग्रेस को जरूर हरा सकती है। लोग कहते हैं जी कांग्रेस को इस बार बीजेपी हरियाणा में नहीं हरा सकती, तो मैंने कहा तो कि जी सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। कि बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा सकती है, लेकिन हाँ कांग्रेस को जरूर हरा सकती है। ये सिंपल हिंदी भाषा में बोले तो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कोई मिस्टेक ना कर दे, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी ना चला दे, तो जीत सकती है इस बार हरियाणा। पिछले 5 साल में जो हुआ है ना हरियाणा में, उसकी जनता में हरियाणा सरकार खास करके बीजेपी नाराजगी तो डेफिनेटली है, इनका कोई डिबेट नहीं है, बीजेपी भी ये बात जानती है और यही कारण बन सकता है कि उसका इस बार पतंग हो जाएगी। लेकिन ये भी कोई नहीं कह सकता है कि हरियाणा इलेक्शन में मुद्दा ये है वहाँ हवा किस तरफ चल रही है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो वोट मिलने वाले हैं हरियाणा की असेंबली इलेक्शन में, बीजेपी या कांग्रेस? भैया ये उत्तर सरल हाँ या ना में भी दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर नॉलेज है तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। कौन सी पार्टी है जो ज्यादा वोट लाएगी हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में? 2022 में सुप्रीम लीडर ने किसानों को बोला था कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, पर वो मुश्किल लग रहा है, तो फिर 3 काले कानून ले आए। सोचा कि आमदनी की आधी कर देते हैं, फिर डबल कर देंगे, तो लोगों को लगा कि वाह आमदनी बढ़ गई है, और फिर उद्योगपति जो दोस्त है वो भी खुश हो जाएंगे। किसान जो इस देश में पेट भरते हैं, उनमें 3 काले कानून आमने थोप देने के बाद बिना कुछ पूछे या डिस्कशन किए किसान सड़क पर उतर गए, प्रोटेस्ट किया, महीनों संघर्ष किया, सैकड़ों किसानों की जानें गई, फिर ये काले कानून वापस ले लिए गए। फिर एक और किसान आंदोलन होता है, किसानों की मांग होती है कि उन्हें अपनी फसल का सही कीमत मिले। मांग थी एमएसपी का, और ये एक बेसिक हक बनता है किसानों का, ये कॉम्पिटिटिव मुद्दा है। एमएसपी का बहुत दिन से इंफॉर्मेशन भी है, फार्मर सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन सरकार ने कहा नहीं हम एमएसपी आपको नहीं देंगे, साले फसलों पर नहीं हो सकता। इस आंदोलन के बीच हरियाणा के एक चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा बयान दे दिया कि कंगना टाइप बयान दे दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिरफिरे हैं, जितना वो प्रोटेस्ट करेंगी उतना वो लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ तक भी कह दिया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ना किसान है ना सच्चे सिख, सब कुछ उल्टा कर दिया। ये वही मनोहर लाल खट्टर हैं जो बाय द वे इस पेज पर एक टाइम पर एलबीस यादव जैसे गटर छापों को लेकर हाथ पकड़कर ये ऐलान कर रहे थे कि हरियाणा सरकार इनके साथ है और जो वक्त पड़ेगा उनके लिए वो करेंगे, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए। वो ये कि एलबीस को जाना पड़ा जेल और खट्टर को खोनी पड़ी अपनी कुर्सी, उसके जगह आए नायक सिंह सैनी और वो भाई किसानों से मिलने, उनकी समस्याओं को समझने। नायक सिंह सैनी फिर एक बयान दिया, देखो भाई किसान आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस के खिलाफ करो। कांग्रेस ने किया है ये सब। अब कांग्रेस ने तो किया, वो तो 10 साल से पावर में नहीं है, तो पावर में तो आप लोग हो, आप क्या कर रहे हो? किसानों ने ये सवाल पूछा। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ योजनाएं डेवलप बीजेपी भी किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजों में कुछ
इन्फेक्ट नहीं किया है, फसल हो गया, कुछ बेनिफिट जरूर मिला। एक फार्मर और करेगा क्या अगर उस फसल की सही कीमत उसे ना मिले? अगर MSP का सिस्टम सही नहीं है तो उसे तो अपनी फसल फेंकनी ही पड़ जाएगी। एज द मैटर फैक्ट, जमीन जहां पर खेती होती है, उन एरिया जिसे कहा जाता है, उसमें कमी देखी गई है। हरियाणा में फार्मिंग हो रही थी, मैंने बीज बोई जा रही थी, गिरकर 3.04% हो गया। इसका मतलब साफ है कि एग्रीकल्चर में हरियाणा कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है कॉमर्स को। उल्टा जब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए फार्मर जाते हैं तो वोटर कैन चलाए जाते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं उनके ऊपर। और ये जो किसान आंदोलन है, इसका एक हरियाणा के खिलाफ हरियाणा के किसान भी शामिल थे। ये मत समझिए कि सिर्फ पंजाब से ही थे। ये जो खालिस्तान बोलने वाले होता है सोशल मीडिया पे, किसान आंदोलन के वजह से आप कितना नुकसान होगा बीजेपी को ये इलेक्शन में, ये तो 1 अक्टूबर में ही पता चलेगा। लेकिन एक और फैक्टर है, इमेजिन करो कि आप एक सिपाही हो जो अपने देश के लिए इतनी मोहब्बत करते हो,